हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज इसके अंदर जो हमारा पूरा चैप्टर है, इसके अंदर जो यूनिट्स पार्ट है, इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है, सारे के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म जो आती है हमारी, वो आती है फिजिकल क्वान्टिटीज़। कि फिजिकल क्वान्टिटीज़ कौन सी होती हैं? द क्वान्टिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। या फिर और क्या कह सकते हैं? विच हेल्प अस इन एक्सप्रेसिंग द फिजिकल लॉज। अब इससे पहली वीडियोज में आपने देखा होगा फिजिकल लॉज थे हमारे, ग्रेविटेशनल लॉ था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, या फिर और जो हमारे अदर लॉज थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। उन सब को डिफाइन करने में हमारी कौन हेल्प करता है? फिजिकल क्वांटिटीज हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी? क्वांटिटीज विच हेल्प अस इन एक्सप्रेसिंग फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करने में जो हमारी हेल्प करे उनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेंथ है हमारा, इजीली हम मेजर कर सकते हैं। मास है हमारा, और क्या हो गया? स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर फोर्स हो गई। ये सब चीज़ें क्या करती हैं हमारी? इजीली हम इनको मेजर भी कर सकते हैं, और जो हमारे फिजिकल लॉज है ना, उनको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करती हैं। अब जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था, ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर क्या था हमारा? मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, मास है m1 m2, इनके बीच में डिस्टेंस है d, तो इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। देखो फोर्स टर्म भी आ गई, मास का भी यहाँ पे रोल आ गया, डिस्टेंस का भी रोल आ गया, मतलब लेंथ का भी रोल आ गया। तो ये सारी चीजें जो क्या करती हैं हमारी? फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? यहाँ पे मैं इसलिए राइट डाउन कर रहा हूं ताकि आप इजिली अपने नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सको। अब उसके बाद बात आती है हमारी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी वो किस तरीके से लिखी जाती है? वो n इंटू यू की फॉर्म में लिखी जाती है। अब कहोगे सर ये n इंटू यू की फॉर्म क्या होती है? इसके अंदर देखो दो वैल्यूज हैं। n होता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। क्या होता है ये? न्यूमेरिकल पार्ट। u होता है हमारा यूनिट। न्यूमेरिकल पार्ट इंटू यूनिट। अब जैसे देखो मान लीजिए डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर, इसके अंदर 5 क्या हो गई हमारी? न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में ये क्या कर रही है? इसको यूनिट इसको डिफाइन कर रही है कि 5 किलोमीटर कितना डिस्टेंस है। कोई और चीज ले लो, 10 किलोग्राम आ गया, 10 किलोग्राम के अंदर क्या है? ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये इसकी क्या है? यूनिट। तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू की फॉर्म में हमारी क्या होती है? राइट डाउन की जाती है। क्लियर हो गई होगी बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे फोर्स है, फोर्स भी हमारी क्या होती है? जैसे 2 न्यूटन हो गई, तो 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन क्या होगी? इसकी यूनिट हो गई। कोई भी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट की फॉर्म में ही राइट डाउन की जाती है। क्लियर हो गया? यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो ऐसे राइट डाउन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट बड़ी अच्छी वीडियो बनेगी, बड़े अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, नोट्स भी आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होने वाले हैं। वीडियो को छोड़ के मत भागो, आराम से सुनो, पूरी वीडियो देखो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बड़े अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपको टीच कर रहा हूं। यहाँ पे आपकी डिमांड थी कि सर आप पढ़ाइए, तो मैं इसलिए आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें इस चैनल को, कि यहाँ पे फिजिक्स आप एक बार पढ़ के देखें, मैथ पढ़ के देखें, आपको जरूर मजा आएगा।
ठीक है। तो यहां पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारी 3 टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है हमारी फंडामेंटल। कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड क्वांटिटी की बात करें हम तो वो होती है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज। और थर्ड जो क्वांटिटी होती है शायद आपने ना सुना हो, 2 ही पढ़ी हो, फंडामेंटल और डेराइव्ड। और थर्ड जो होती है वो होती है हमारी सप्लीमेंट्री। क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इन तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे इनका, क्या चीज होती है, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है, क्यों इनको फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं अपनी फर्स्ट क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। इसकी अगर बात करूं मैं डेफिनेशन की तो हम क्या लिखेंगे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। ये क्या होती है हमारी क्वांटिटीज? कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कमेंट करके मत बोलना सर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। भाई पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, इंग्लिश तो मैं आपको टीच नहीं कर रहा हूं, तो छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी, उसको इग्नोर करके चलना आपको, ठीक है? ध्यान से पढ़ो बस। इट्स इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटीज को हम किसके अंदर रखते हैं? अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर रखते हैं। अगर इस डेफिनेशन से आपको बात क्लियर नहीं हुई तो दूसरी बात देख लेते हैं, और क्या कह सकते हैं? विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अदर क्वांटिटीज। क्या कह सकते हैं? द क्वांटिटी which cannot be defined by other quantities, defined by other quantities। ठीक है, जो भी क्वांटिटी किसी दूसरे के द्वारा डिफाइन ना की जाए उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। और थर्ड अगर बात कहें तो हम क्या कहते हैं? दीज आर बेस क्वांटिटीज। क्या है? दीज आर बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। बेस क्वांटिटीज का मतलब जो अदर क्वांटिटीज है हमारी, जो अदर हमारी मेजरिंग वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी इनके ऊपर हमारी क्या करेंगी? डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर हो गई होगी? तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो 7 यूनिट्स होती है हमारी। 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लेके चलते हैं। तो वो 7 क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। इनको अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। तो यहां पे हम क्वांटिटीज के नेम लिखते जाएंगे, साथ में उनकी यूनिट लिखेंगे कि कैसे कैसे उनको मेजर किया जाता है, और साथ में हम लिखेंगे उनका सिंबल, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी ध्यान से देख लेना। यहां पे सबसे पहले अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वो हमारी क्या होती है? लेंथ। अब लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके अंदर मेजर किया जाता है? मीटर के अंदर। और सिंबल जो होता है उसका क्या होता है? एम से डिनोट करते हैं हम मीटर को। सेकंड जो क्वांटिटी आती है हमारी वो आती है मास। मास को किस में मेजर किया जाता है? हमारा किलोग्राम के अंदर। और जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी केजी। क्लियर? ये भी थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड क्वांटिटी क्या होती है हमारी? उसके बाद आती है हमारी टाइम। टाइम की जो यूनिट होती है हमारी सेकंड होती है। अब सर आप ये कहोगे टाइम को तो सर आवर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट सेकंड ही क्यों लिया? मास को आप किलोग्राम में लिख रहे हो, ग्राम में भी हो सकता है, टन में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है, लेंथ मीटर में भी हो सकती है सर, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो आप यही क्यों यूज कर रहे हो? ये होती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड के अंदर। और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारी? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ जो क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी क्या होती है? केल्विन। और के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो अगर क्वांटिटी की बात करें फिफ्थ की, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर इसकी यूनिट होती है।
और ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी चीज आपको पता है। लेंथ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मास वेट को मेजर करने के लिए, टाइम अपना जो समय है कितना हमें कोई काम करने में कितना टाइम लगा उसको रिप्रेजेंट करती है। टेम्परेचर हमारे तापमान को डिनोट करती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करती है। 6 जो क्वांटिटी आ गई हमारी वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये टर्म आपको थोड़ी सी ओड लग रही होगी, सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है, वो अभी मैं बता दूंगा। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला, ठीक है, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी समझाऊंगा इसको भी। 7th जो यूनिट होती है वो होती है हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये आपने सुन रखी होगी अच्छे से, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल, और इसको मोल से MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है। सातों की सातों यूनिट समझ में आ गई आपको। अब देखो पहली 5 तो आपको पता लग गई, इजीली आपने सुन भी रखी है। 6th और 7th को मैं समझा देता हूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी के अंदर कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या करती है, जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ को बताने का काम करती है कौन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसको किस में मेजर किया जाता है, कैंडेला में। ये फैमिलियर नहीं है ज्यादा, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है ज्यादा। इनके बारे में पढ़ा है, लेंथ के बारे में, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट के बारे में। इसके बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं है। तो ये हमारी फिजिक्स की क्वांटिटी है, और ये लाइट एनर्जी को मेजर करने में, लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी को मेजर करने में यूज की जाती है। इसकी यूनिट है कैंडेला, और CD से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब केमिस्ट्री के अंदर आपने ये तो पढ़ा होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मोल से इसको यूनिट होती है, MOL से इसका सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन। मोल मतलब कितने मोल ऑफ सब्सटेंस है, 6.023 × 10⁻23, ऐसे सुना होगा आपने क्लास 9th के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी, 10th में भी। तो ये किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्वांटिटी ऑफ मैटर यूज की जाती है। सातों की सातों यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे अपनी डेराइव्ड क्वांटिटीज की, नेक्स्ट पेज पे। सेकंड जो क्वांटिटी आ गई हमारी वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब नाम से ही पता लग रहा है, डेराइव्ड मतलब जो किसी दूसरे की हेल्प से डिराइव की गई हो, किसी दूसरे के अंदर से निकाली गई हो, उन क्वांटिटीज को हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटीज विच आर, या ये कह सकते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन क्वांटिटीज को हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब ये अदर क्वांटिटीज क्या होती है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी 7 क्वांटिटीज थी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। उन्हीं 7 क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई होगी हमारी कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और कैसे पता चले कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है या फंडामेंटल, फंडामेंटल का तो आपको पता लग गया, 7 क्वांटिटीज थी। डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर क्या होगा हमारा, 2 या मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ मिलेगा आपको। समझ में आई बात, क्या बताया मैंने। अगर अच्छी लॉजिकल बात अगर आपको लग रही है ना, कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है। क्या कह रहा हूं मैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी, वो क्वांटिटीज जिनके अंदर 2 या मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हो रखा होगा, तभी हमारी क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज फॉर्म होती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं अभी, तब समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से सोचो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां पे देखो डिस्टेंस क्या है, एक तरीके से लेंथ है, तो इसका जो मेजर करेंगे हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। टाइम जो है वो क्या है हमारा, सेकंड में मेजर होगा, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्टेंस क्या एक तरीके की लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। 2 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमारी स्पीड की यूनिट बनी है।
तो मैंने बोला था ना, दो या दो से ज्यादा अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके कोई यूनिट बनाए तो उस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जांपल और ले लेते हैं। फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो किस में मेजर की जाती है? किलोग्राम में। इनटू एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है हमारी? मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। तो क्या यूनिट बन गई देखो फोर्स की हमारी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी फोर्स की यूनिट। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इस पूरी क्वांटिटी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। न्यूटन हमारा साइंटिस्ट था, उसी ने ये क्वांटिटी हमारी ड्राइव की थी फोर्स के बारे में, तो इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोल देते हैं और कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई होगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वांटिटी आती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, उनके अंदर बस दो ही क्वांटिटी होती हैं हमारी। एक तो होती है हमारी प्लेन एंगल। क्या होती है? प्लेन एंगल। दूसरी होती है हमारी सॉलिड एंगल, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लेन एंगल को अच्छे से समझ लेते हैं। प्लेन एंगल का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब यहां पे एरोप्लेन से नहीं है। प्लेन का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है। ये कौन सा प्लेन है हमारा? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? जेड एक्स प्लेन। मींस टू एक्सिस किसी प्लेन को डिफाइन करती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है यहां पे प्लेन एंगल मतलब, मान लीजिए एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा थीटा एंगल, उसको क्या कहेंगे हम? प्लेन एंगल कहेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी? रेडियन। अब रेडियन वर्ड से तो आप अच्छे से फैमिलियर होंगे, मैथ के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं रेडियन से रिलेटेड, क्लास 10th के अंदर भी किए होंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तो रेडियन तो आपको अच्छे से पता है किसी भी एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है। और रेडियन जो होता है हमारा, वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? पाई की फॉर्म में। जैसे ये सर्कल है हमारा, इसके अंदर ये हाफ जो एंगल बना है कितने डिग्री का बना है? जल्दी सोचो, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बना है? 180 डिग्री। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो रेडियन के अंदर तो हम इसको क्या बोलते हैं? पाई। पूरे एंगल को कंप्लीट को क्या कहेंगे? 360। तो 360 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। ये हमारा किसके होता है? पाई के 180 डिग्री। और ये पूरा एंगल क्या होता है? 360। ये कितना होता है हमारा? 2 पाई। और अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, ट्राइगोनोमेट्री में आपने बहुत बार देखा है, उसको क्या कहते हैं? पाई बाय 2 कहते हैं। 45 डिग्री को बोलूं तो उसको क्या कहते हैं? पाई बाय 4 बोला जाता है। 60 डिग्री की बात करूं तो हमारा क्या होता है? पाई बाय 3 होता है। और हमारा 30 डिग्री की बात करें तो पाई बाय 6 होता है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे एंगल रेडियन की फॉर्म में। तो प्लेन एंगल को हम रेडियन से डिनोट करते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गई? सप्लीमेंट्री फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ेंगे हम, वो आपने नहीं पढ़ी है कभी भी, ना सुनी है, तो बस नाम ध्यान से सुनो। क्या है? सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? हमेशा 3 डायमेंशनल में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? 3 डायमेंशनल। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं? सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब तीनों एक्सिस यूज होंगे उसमें, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। कैसे? एग्जांपल देखो, एक कोन है, कोन आपने देख रखा है, क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था आपने। तो ये जो फिगर होता है ना हमारा कोन, अगर मैं यहां पे इसको पिक करूं, जैसे हमारी सोपटी होती है, सोपटी क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। तो ये जो उसके अंदर जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, ये क्या कहलाएगा? हमारा सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल को हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। या फिर जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एयर के अंदर कोई पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स एक्सिस भी, वाई भी, जेड भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉर्नर है, कोई भी अपने कॉर्नर के अंदर देखो, जिस भी रूम के अंदर बैठे हो उसी के अंदर मान लीजिए रूम के अंदर कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस में भी है, कुछ हाइट पे भी है और कुछ इस पॉइंट से इस तरफ भी है।
तो तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इस एंगल को, जो इस पॉइंट को डिफाइन करेगा, यहां से लेके इस पॉइंट पे ये लाइन आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड एंगल। यहां पे 3D डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लेन है, एक XY प्लेन, तो 2 डायमेंशनली फिगर बन सकता है। समझने की ट्राई करो बस कि एक कोन हो या सोपटी हो, उसके अंदर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है। इसकी जो यूनिट की अगर मैं बात करूं, जैसे उसकी यूनिट रेडियन थी, इसकी यूनिट जो होती है हमारी क्या होती है, स्ट्रेडियन। क्या होती है, स्ट्रेडियन होती है हमारी यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको तीनों की तीनों क्वांटिटीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट्स के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, दिस। अब थोड़े से पढ़ लेते हैं हम यूनिट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन। अब यूनिट के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो मैं वैसे जनरली पूछूं कि यूनिट क्या चीज होती है। यूनिट क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करती है, वो होती है हमारी यूनिट। डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम क्या लिखेंगे, ए फिक्स नंबर यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक ऐसा नंबर जो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कह सकते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं हम, दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करूं, ये समझ में ना आई हो, माइंड के अंदर ना घुसी हो, सिंपल सी बात है, इट डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। यूनिट क्या करने में हेल्प करती है, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, ध्यान से सुना क्या है, ए यूनिट डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जो भी हमारी वैल्यू है, कोई भी चीज है, जैसे 1 किलोग्राम हमारा शुगर हो गया, 1 किलोग्राम राइस हो गए, 5 किलोग्राम मान लीजिए हमारा क्या है, आटा हो गया, या फिर मान लीजिए लीटर के अंदर हमारा ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, कुछ भी चीज है, वो क्या हो गई हमारी क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। अब जैसे मैंने बोल दिया 5 किलोग्राम राइस, 5 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कौन करता है, यूनिट। ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर एक बच्चे ने आपको बोल दिया कि भाई 5 किलोग्राम शुगर, दूसरे बच्चे ने बोल दिया सर नहीं, मैं तो 5 किलोग्राम शुगर नहीं, मैं तो 5000 ग्राम शुगर बोलूंगा। भाई दोनों के दोनों बच्चे ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है। ए बच्चे ने बोला 5 किलोग्राम, बी ने बोल दिया 5000 ग्राम। अब देखो ये यूनिट क्या कर रही है, ये दोनों क्या है, यूनिट। ये किसको डिफाइन कर रही है, मैग्नीट्यूड को। किलोग्राम जब हमने यूज किया तो मैग्नीट्यूड 5 है, ग्राम हमने जब यूज किया तो मैग्नीट्यूड क्या है, 5000 है। तो ये यूनिट किसको डिफाइन करने में हेल्प करती है, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने में हेल्प करती है। समझ में आ गई होगी यूनिट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कोई भी यूनिट हमारी किस फॉर्म में लिखी जाती है, n इंटू यू की फॉर्म में लिखी जाती है। ये अभी अभी हमने देखा था। n क्या होता है हमारा, न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होती है उसकी यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं n इंटू यू की फॉर्म में, तो ये u क्या होता है, हमारी यूनिट होती है। अब यहां पे एक रिलेशन आता है n1 u1 ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, n2 u2 के। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो इसी एग्जांपल को लेके चलो, 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम। यहां पे क्या कहा है, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू कोई है और उसके साथ कोई यूनिट u1 है, अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करते हैं n1 से n2 में, तो यूनिट भी हमारी क्या हो जाएगी, u1 से कोई u2 वैल्यू में चेंज हो जाएगी, कंफर्म है। तो यहां पे क्या हो गया, 5 से 5000 हो गया, तो किलोग्राम से ग्राम भी हो गया। समझ में आ गई बात। दूसरी जो यहां पे लॉजिकल बात है, जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं, समझो यहां पे ध्यान से, जो n होता है ना हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
इसका मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा हो जाए तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल। इनवर्सली का मतलब यही तो होता है, उल्टा, एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 5 किलोग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है, यूनिट क्या है हमारी, बड़ी है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने कर दिया बड़ा तो यूनिट क्या हो जानी चाहिए, स्मॉल। तो देखो किलोग्राम से ग्राम हो गई ना, स्मॉल यूनिट के अंदर चेंज होगी या नहीं होगी, समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, 5 से 5000 कर दिया, बढ़ा दी, तो किलोग्राम से ग्राम क्या होगी, यूनिट बड़ी है या छोटी यूनिट हुई है, छोटी यूनिट हुई है। तो मतलब n की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो u की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूनिट के बारे में यहां पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। अब यूनिट्स को देखो, जो भी हमारी यूनिट है, अब मैं बात कर रहा हूं, कोई कह रहा है किलोग्राम, कोई कह रहा है ग्राम, कोई कह रहा है टन, कोई कह रहा है सर मैं तो टन नहीं, मैं मैट्रिक टन यूज करूंगा, या फिर कोई कह रहा है हम तो मिलीग्राम यूज करेंगे, कोई कुछ भी यूज कर सकता है भाई, किसी को हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते आप ये चीज यूज कीजिए। तो ऐसे ही क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट आता है वो आता है एफपीएस। जो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम क्यों है, ब्रिटेन में इसको यूज किया गया, क्यों, जो हमारा एफ होता है, एफ रिप्रेजेंट करता है हमारे फुट को, जो कि डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करने में यूज किया गया। एफपीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस है उसको किससे मेजर किया गया, फुट से। पी होता है हमारा पौंड, POUND पौंड, ये किसको मेजर करता है, मास को। और एस क्या है हमारी, सेकंड, ये किसको मेजर करती है, टाइम को। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर तीन जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए यूज क्या किया गया, डिस्टेंस के लिए फुट, मास के लिए पौंड और टाइम के लिए सेकंड। इसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ए यूनिट। क्लियर हो गई बात। सेकंड जो आता है हमारा वो आता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम और क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। कौन सा सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो सी होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो सेंटीमीटर को यूज करता है, जी ग्राम को यूज करता है हमारा मास को मेजर करने के लिए, और टाइम को मेजर करने के लिए हमारा सेकंड को यूज करता है। ये हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ ए यूनिट। क्लियर हो गया। थर्ड जो सिस्टम ऑफ यूनिट आता है वो आता है हमारा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो था, इसके अंदर एम रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, के रिप्रेजेंट करता है मास को हमारा किलोग्राम में, और टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड से। तो ये हो गया हमारा क्या है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसे ही लिखना है अगर कोई पूछ ले कि इन द एमकेएस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय मीटर, किलोग्राम इज मेजर्ड बाय mass is measured by kilogram and time is measured by second. This is called MKS system. अब इन तीनों सिस्टम से परेशान होके कौन परेशान हुआ, सभी कंट्रीज परेशान हो गई भाई। कोई कंट्री कह रही है हम तो इसको फॉलो करेंगे, कोई कंट्री कह रहा है हम इसको फॉलो करेंगे, कोई कंट्री कह रही है इसको फॉलो करेंगे। इन सब से परेशान होके एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एसआई यूनिट। सुन रहे हो ना, जो अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख रहा था कि डिस्टेंस को आपने मीटर में ही क्यों मेजर किया, तो वो यही चीज है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। फोर्थ जो यूनिट आई हमारी वो क्या आई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अंदर डिस्टेंस को इसने एमकेएस सिस्टम को फॉलो किया। एमकेएस में तो तीन ही क्वांटिटी को डिफाइन किया गया था, इसने सोचा ये क्वांटिटी जो हैं वो बेसिक क्वांटिटीज हैं। टाइम को सेकंड में यूज कर रहा है, मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में। ये तीनों क्वांटिटीज हमारी किसके अंदर आ गई, एसआई सिस्टम ऑफ ए यूनिट के अंदर। अब बात आती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को यूज करने का फायदा क्या हुआ भाई। पहली बात तो क्या हो गया, मेजरमेंट प्रोसेस इजी हो गया भाई। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई भी चीज हम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भाई स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई कि भाई इसी यूनिट का आप यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो यूएसए हो,
चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर इंडिया हो, किसी भी कंट्री में चले जाओ, उन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट होती है हमारी एसआई यूनिट्स। दूसरी यूनिट की बात करें तो ये क्या होती है, मैट्रिक सिस्टम होती है। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है हमारी एसआई यूनिट्स को। मैट्रिक सिस्टम से मतलब क्या है, ये यूनिट हमेशा 10 की मल्टीपल की फॉर्म में होती हैं, इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, इजीली कन्वर्जन हो जाता है वन यूनिट से अनदर यूनिट में। जैसे 1 किलोग्राम की बात करें हम तो उसके अंदर क्या होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर की बात करें तो उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है हमारा 1000 मीटर होता है। तो देखो सारी की 10 की मल्टीपल फॉर्म में आ रही है ना। पौंड की बात करें तो पौंड हमारा ऐसे मल्टीपल की फॉर्म में नहीं होता है। फुट की बात करें, 1 फुट में कितने होते हैं हमारे 12 इंच होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है 10 की मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है हमारा मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड बात करते हैं हमारी, ये जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। ठीक है, ये जो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ये जो सारी की सारी क्वांटिटीज होंगी ना एसआई यूनिट्स में, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, इनसे कोई क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज डिराइव्ड हो सकती हैं, ये किसी से डिराइव नहीं होती हैं। तो इसका भी बेनिफिट हुआ हमारा एसआई यूनिट में। और जो बेनिफिट होता है हमारा एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट के ऊपर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। यहां पे मेजर कर लो या फिर कहीं और मेजर करेंगे हम ऑन द अर्थ, तो ग्रेविटी का उसके अंदर कोई भी रोल काउंट नहीं किया जाता। तो ये है हमारी एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बात कर देते हैं हम कुछ और अनदर यूनिट्स की जो हमारे फिजिक्स के अंदर यूटिलाइज होंगी। अब बात आती है सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, कुछ मेन जो यूनिट्स जो कहीं कहीं हमारी फिजिक्स के अंदर यूटिलाइज होंगी, इनको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले बात करूं मैं तो वो आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सुना होगा आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पढ़ लिया होगा ना अभी तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एयू से। अब ये होती क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कई बार पूछ लेता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो किस चीज़ को मेजर करने के काम आती है, डिस्टेंस को, मास को, या फिर टाइम को, इन चीज़ों को में से ऑप्शन पूछ लेता है, ऑप्शन ए बी सी कौन सा ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। और किस किस के बीच का डिस्टेंस ये डिफाइन करती है, सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो भी ये डिस्टेंस है ना सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। और ये वैल्यू कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इतना डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक। ठीक है, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल कहा जाता है। इसको राउंड ऑफ करके 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी बोल देते हैं। समझ में आ गई फर्स्ट यूनिट जो है। सेकंड यूनिट की बात करें हम, लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब ये यूनिट किस चीज के लिए यूज की जाती है वो जल्दी से बता दो मुझे। आपको क्या लग रहा है लाइट ईयर जो है किसके लिए यूज की जाएगी। ईयर आ रहा है, कई बच्चे सोचते हैं ईयर आ गया साथ में, ये टाइम की जरूर होगी, टाइम की यूनिट हो सकती है, बट यहीं पे गड़बड़ करते हैं। जिस बच्चे ने अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो वो गड़बड़ करता है। तो ये भी यूनिट जो होती है हमारी वो किसकी होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। लाइट ईयर भी किसकी होती है, डिस्टेंस की यूनिट। क्या होती है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम से मतलब क्या है, जहां पे कोई भी एयर का प्रेशर या फिर डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं होने चाहिए, उसके अंदर 1 ईयर के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 लाइट ईयर। और जो 1 लाइट ईयर होता है हमारा किसके इक्वल होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर की। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ अनदर यूनिट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, जो बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है न्यूमेरिकल्स में बच्चों की। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पी जाना उनको, तो घोट के बस याद होनी चाहिए जुबान पे, मतलब 1 सेकंड में पूछते ही बता देंगे सर हाँ ये होती है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना। सबसे पहले आती है डेसीमीटर, या फिर डेसी की बात करें हम तो ये किसके इक्वल होती है, 10 की -1 के इक्वल।
डेसीमीटर हो, डेसी यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस में यूज की जाती है 10 की -1, 10 की -2 ये हमारी किसको डिफाइन करेगी, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने भाई, चलो कोई बात नहीं समझ लोगे, सेंटीमीटर को। 10 की -3 हो तो ये किसको डिफाइन करेगी, मिलीमीटर को। मिली को मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा 10 की -3 को से मेजर किया जाएगा, ठीक है। फोर्थ अगर मैं यूनिट की बात करूं वो आती है हमारी 10 की -6, ये होती है माइक्रो को डिफाइन करती है। 10 की -9 हो तो ये होती है हमारी नैनो, वो वाली नैनो नहीं, कार नहीं, नैनो नहीं है, ठीक है। कहीं ये सोचो नैनो कार आ गई भाई, नहीं कार नहीं है यहाँ पे। 10 की -9 आ जाए तो नैनोमीटर को डिफाइन करती है। एक और याद कर लेते हैं, 10 की -12 हो तो वो किसको, पिकोमीटर को डिफाइन करती है। समझ में आ गई बात, नेगेटिव पावर वाली, डेसीमीटर, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये यहाँ तक तो कंपलसरी है, याद होनी चाहिए। एक अनदर टर्म आती है 10 की -10 मीटर, ये बहुत बार देखने को मिलेगी आपको, बीच में आ गई ना 10 की -9 के बाद, इसको बोलते हैं हम 1 आंगस्ट्रोम, ANGSTROM। 1 आंगस्ट्रोम हमारा किसके इक्वल होता है, 10 की -10 मीटर के। न्यूमेरिकल करोगे ना वहां पे आपको बहुत सारी टर्म देखने को मिलेंगी इस तरीके की, माइक्रो या फिर पिको, नैनो, तो वहां पे आपको पता चल जाना चाहिए, माइक्रो आ गया तो 10 की -6 होगा, नैनो आ गया तो 10 की -9 होगा, 1 आंगस्ट्रोम कहीं पे डिस्टेंस दिख गया तो उसका मतलब 10 की -10 मीटर होगा। अब देखो न्यूमेरिकल में दे दे कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 1 आंगस्ट्रोम, फाइंड आउट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो भाई इसको तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो मीटर पर सेकंड में निकालोगे। तो 1 आंगस्ट्रोम 10 की -10 मीटर जिस बच्चे को पता होगा वही निकाल लेगा, नहीं तो नहीं निकलेगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी पॉजिटिव पावर की। अगर 10 की पावर 1 हो तो इसको क्या कहेंगे हम, डेका। देखो डेसी और डेका अंतर थोड़ा थोड़ा सा है, गड़बड़ मत कर देना। अगर 10 की पावर 2 हो तो उसको कहते हैं हम हेक्टो, हेक्टोमीटर, ठीक है। 10 की पावर 3 आ जाए, इसका तो सबको पता है भाई, किलोमीटर, किलो की फॉर्म में होती है। 10 की पावर अगर मान लो आ जाए 6, ये भी आपको पता है मेगा होती है। अगर आ जाए 10 की पावर 9 तो गीगा होती है, और 10 की पावर अगर 12 हो तो ये होती है हमारी टेरा। तो ये क्वांटिटीज होती हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि कोई भी क्वांटिटी मेगा की फॉर्म में तो 10 की पावर 6 है, माइक्रो बोल दे तो 10 की -6 है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ें आपको माइंड के अंदर सेट करके रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी यहाँ तक। तो ये था सारा का सारा यूनिट का कंसेप्ट, क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मेजरमेंट, और उससे आगे देखेंगे हम अपनी डायमेंशन वगैरह की। डायमेंशन फॉर्मूले तो चुटकियों में आएंगे, आपको बेफिक्र रहना, रट्टा नहीं मारने दूंगा किसी को भी डायमेंशन फॉर्मूले का। जिस बच्चे ने रट्टा मारने की सोची ना डायमेंशन फॉर्मूले की, ये मान लीजिए फिजिक्स गई। बेफिक्र रहिए, मैं बैठा हूँ साथ में हेल्प करने के लिए। आप चैनल का सपोर्ट करते रहो, दबा के शेयर करते रहो, ठोको बस लाइक इस पे बहुत सारे। अबे सिद्धू मत बनो यार, वो ठोको ठोको लाइक ठोको नहीं। अपने अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।